equity and liability. Now, what is equity? It is the liability of the company towards its shareholder and is called as shareholder fund. Now, it includes share capital, reserve and surplus and money received against share warrants. इन सभी के अंदर ये सभी को क्या कहा जाएगा? One kind of we can say as a one word as a equity, है ना? इन शॉर्ट याद रखिए, जब भी आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे उसके अंदर इक्विटी का जब पॉइंट आएगा तब उसके अंदर आप यही बेसिकली ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी. इट मींस एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी और लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर इन बिटवीन शेयरहोल्डर्स फंड एंड लायबिलिटी. एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट is placed as per prescribed form of the balance sheet. Liability have further been divided into two parts, non-current liability and the current liability. Liability के अंदर हमें पता है कि कौन सी चीजें आती हैं, ऐसी चीजें जो फ्यूचर में कंपनी को पे करनी है ना? तो वो सारी चीजें कंपनी के लिए क्या हुई? लायबिलिटी. ऑलरेडी हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट में देख चुके हैं कि किस तरीके से फॉर्मेट बनता है, करेक्ट? उसके अंदर फर्स्ट पोर्शन नॉन करंट लायबिलिटी एंड दी करंट लायबिलिटी. एक बार नहीं ध्यान में आ रहा हो तो देख लो, करेक्ट? सेम बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारा यही था जिसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी फर्स्ट आया. इक्विटी के रिगार्डिंग शेयर होल्डर फंड्स, देन शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग, देन उसके बाद पोर्शन क्या गया था? लायबिलिटी. लायबिलिटी में भी दो, नॉन करंट लायबिलिटी एंड दी करंट लायबिलिटी, करेक्ट? सेम वैसा ही दिख रहा है आपको. चलिए now here non-current liability have been defined as liability which are not current liability. Current liability is liability which is, देखिए current liability आप कौन सी चीजों को बोलेंगे वो देखो, expected to be settlement in the company's normal operating cycle. Operating cycle that means क्या होता है कि ऐसी चीज जो कंटिन्यू चलती ही जा रही है ना, घूम फिर के चलती ही जा रही है वो चीज. इफ अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो तो सीधी सी बात है वो तो करंट में ही आप चेंज करोगे, तो वो एंट्री किसमें आएगी? करंट लायबिलिटी में. देन ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स. कोई सा भी आपका ड्यू था, है ना, किसी को भी पे करना था, बट आपने कितने टाइम पीरियड में कम उसको वो सेटल कर दिया है? 12 मंथ. हाँ, अब ये 12 मंथ कौन से होंगे भाई? भाई आपका बिजनेस जिस दिन से स्टार्ट हुआ वो नहीं, जो आपका पीरियड है ना, बिजनेस का जो पीरियड है वी कैन से 2013-14 का होगा, करेक्ट? 2013-14 का होगा. तो इस बीच के अंदर ही, या जैसे मैं बोलूं कि ये 19-20 में ही या 20-21 में मैंने कुछ पैसे लिए थे और मैंने वापस उसको कुछ ही महीनों में लौटा दिए, बट ये मेरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही लौटा दिए, तो बिल्कुल तो ये कैसा आएगा? मेरी करंट लायबिलिटी में आ जाएगा कि भाई पैसे दिए थे वो वापस लौटा दिए. Had preliminary for the purpose of being trader. There is no unconditional right to defer settlement of for at least 12 months after the reporting date. ऐसा कोई भी unconditional यहाँ पे rights आपको देखने मिलेगा नहीं. Then the various items that are presented under various heads of liabilities are given follow. Liability के अंदर बहुत से head दिए हुए, उनके अंदर देखिए कि क्या क्या चीजें आ जाती है. जैसे फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग. फर्स्ट वन क्या आ रहा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग. लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कौन से सब पॉइंट्स होंगे जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएंगे? लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड अदर काइंड्स ऑफ लोन एंड एडवांसेस. सेम वैसा आ जाता है करंट लायबिलिटी में. आप करंट लायबिलिटी को एक और चीज बोल सकते हो अगर, या समझ सकते हो, करेक्ट? ये बोल सकता हूं मैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, है ना, कि कुछ ही टाइम में खत्म, विद इन 1 ईयर के अंदर. लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर और 5 ईयर. सो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, करेक्ट? ये ऑलरेडी यही सारी चीजें हम लोग फॉर्मेट में देख चुके हैं, वही आपको थियोरेटिकल पोर्शन में सिर्फ बताया गया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें. चलिए illustration 1, classification of equity and the liability. Now here state the major heads under equity and liability part of the company's
बैलेंस शीट। यहाँ पर आपको बताना है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी के रिगार्डिंग उनके अंदर कौन से सब पॉइंट्स आते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये जस्ट अगर एग्जाम में पूछा भी गया तो हार्डली 1 मार्क्स में आप पूछ सकते हो, बराबर। सो क्या क्या आएगी नाउ, द मेजर हेड्स ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी आर, कौन से हेड बनते हैं? फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नाउ थर्ड वन कौन सा होगा? लायबिलिटी का नॉन करंट लायबिलिटी, एंड द फोर्थ वन इज करंट लायबिलिटी, बराबर। बेसिकली आपके कितने हैं? 4 पॉइंट है। कितने होगा? सिर्फ बेसिकली 4 पॉइंट है जो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आते हैं। देन इसके अंदर के सब पॉइंट्स भी अलग से है। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, नेम द सब हेड्स अंडर द हेड शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन से सब हेड आते हैं? सो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, करेक्ट। ये सारी चीजें हमें हमारे फॉर्मेट में ऑलरेडी बता दी गई है। ये जस्ट आपसे यहां पर क्यों पूछा जा रहा है, ये 1 या 2 मार्क्स में ये चीज कवर कर सके। सो इट्स बेटर कि इनको एक को याद करो, इससे अच्छा जो हमारा ट्रेडिंग का प्रॉफिट लॉस एंड जो बैलेंस शीट है, जो अभी हमने इससे पहले देखा बैलेंस शीट, अगर आप उसी को याद कर लो तो आपको ये सब चीजें याद करने की जरूरत ही नहीं है। 2 काम हो जाएंगे, एक तो आपको पूरी बैलेंस शीट याद हो जाएगी, साथ ही साथ अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाए, हार्डली 1 या 2 मार्क्स में अगर पूछे जाए तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, कौन सी चीजें आती है नॉन करंट लायबिलिटी में? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करेक्ट। देन इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसके अंदर क्या है? करंट लायबिलिटी में कौन से आएंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, करेक्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बराबर। शॉर्ट टर्म लोन अगर बोलो, लेकिन कोई भी कंपनी शॉर्ट टर्म लोन कब लेगी? क्या वो 1000 रुपए का लोन लेगी? नहीं यार, कंपनी है, बड़ा अमाउंट लेगी, सीधी सी बात है, बड़ा अमाउंट लेगी तो एक ही साल में उसे पे करने का नहीं रखेगी। क्या करेगी कि भाई मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म लोन के हिसाब से उसे लेता हूं। रीजन, क्योंकि जितनी स्पेसिफिक अमाउंट है, मैं जितने नंबर ऑफ ईयर के लिए लूंगा उससे उसे डिवाइड कर दूं तो मैं हर साल पर्टिकुलर उतनी अमाउंट का डिडक्शन डालूंगा। इफ अगर इकट्ठा ही पूरे अमाउंट को डाल देता हूं कि भाई मैंने इतना लोन लिया था, लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी का वेटेज ज्यादा दिखेगा। और ऐसे टाइम पे क्या हो सकता है, बैलेंस शीट यहां पर क्या शो करेगी कि कंपनी लॉस में जा रही है। इफ अगर लायबिलिटी ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू एसेट, उस टाइम पे क्या होता है, ये लगी कंपनी लॉस में जा रही है, शेयर होल्डर अपना पैसा निकाल लेते वापस से, है ना। इसीलिए कंपनी कभी भी लोन को पूरा नहीं दिखाती, एक ही साल में पे नहीं करती है। वो दिखाती है कि भाई मैंने लोन लिया है 5 साल के लिए लिया है तो डिवाइड बाय 5, दैट मींस मैं हर साल कितना मुझे देना होगा, बस पूरी खट्टी अमाउंट नहीं दिखाएगी वो, है ना। चलो ना, रिजर्व सरप्लस के अंदर आपके कौन से सब पॉइंट्स आ जाएंगे? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर। देखिए बेसिकली आपको ये जो चीज बताई जा रही है ना कि रिजर्व सरप्लस के अंदर क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, देन इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर के सब पॉइंट्स कहां पर आएंगे। सो ये चीजें आपको एमसीक्यूज में भी देखने मिल सकती है। मे बी कोई से 3-4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उसमें से ऐसा पूछा जाए कि भाई रिजर्व एंड सरप्लस पे इसमें से कौन सा गलत पॉइंट है ना, कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता होगा? जब तक आपको रिजर्व एंड सरप्लस में एक्चुअल में कौन से आते हैं वही पता नहीं होगा तो आप कैसे पता कर पाओगे, बराबर। सो चलिए, देन रिवैल्यूएशन रिजर्व। Now the next one is illustration number 6, long term borrowing. Long term borrowing already हमने देखे कौन से आए थे, डिबेंचर, बॉन्ड्स, then term loan from banks and other parties, deposits and long term loans and their advances, correct? Now the 7th illustration, give major heads under which the following terms will be shown in the company
बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 6 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956. नाउ हियर ट्रेड पेबल, क्या है ये ट्रेड पेबल, किसके अंदर आएगा आपको बताना है, कौन से सब हेड्स के अंदर ये सारी चीजें आएगी. जैसे ट्रेड पेबल, प्रोविजन ऑफ टैक्स सरप्लस, बैलेंस शीट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज डीआर. डीआर का मतलब क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे, डीआर का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, डेबिट अमाउंट आई है. अमाउंट कैसे आई है, डेबिट आई है, तो क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस. जल्दी, सरप्लस बैलेंस शीट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, किसके अंदर, इसके सब हेड्स के अंदर ये आएगा. चलो देख लो यहाँ पे ऐसे सीरियल नंबर, आइटम, मेजर हेड और उसके सब हेड. सो ट्रेड पेबल किसके अंदर आता है, करंट लायबिलिटी के अंदर आता है ट्रेड पेबल, देखा था यही पॉइंट हमने. देन प्रोविजन फॉर टैक्स, सेम किसके अंदर आता है, करंट लायबिलिटी में, बट करंट लायबिलिटी के अंदर भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आता है प्रोविजन फॉर टैक्स. क्लियर, ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, यही हमारे फॉर्मेट में. नहीं हो तो इसके पीछे वाला पेज नंबर 6 पे देख लेना. 6 नहीं, आई थिंक 5th पेज पे आपको बैलेंस शीट पूरी प्रिपेयर है, उसके अंदर आपको ये पॉइंट्स दिख जाएंगे. करंट लायबिलिटी, उसका सब पॉइंट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसके अंदर आता है प्रोविजन फॉर टैक्स. देन सरप्लस बताया बैलेंस शीट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगी, नेगेटिव अमाउंट, क्यों, क्योंकि में डेबिट बैलेंस आया है ना. देन सेम वैसे ही आ गया बैलेंस शीट इन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस. इफ अगर आपको यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आइदर ये डेबिट है या क्रेडिट है, तो बेसिकली बात है कि वो चीज प्रॉफिट ही होगी. सो किस में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, बराबर, किस में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर. करेक्ट. चलो अब आप लोग ऐसा मत सोचना कि जनरल सर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं, बहुत कम चांस है ऐसे क्वेश्चन आने के. यहां पर आपको ये क्वेश्चन क्यों कराया जा रहा है, ताकि आपका बैलेंस शीट के रिगार्डिंग फाइनल अकाउंट प्रॉपर हो सके, है ना. क्योंकि हमें इस चैप्टर का बेसिक क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें सीखना है, इसलिए आपको शॉर्ट तरीके से एक एक चीज सिखा रहे हैं. सपोज अगर किसी को इतनी पूरी बैलेंस शीट याद नहीं हो रही है, तो वो ये कुछ अगर इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेता है तो उसे याद हो जाएगा कि इक्विटी के अंदर कौन से आएंगे, लायबिलिटी के अंदर कौन से आएंगे, बराबर, रिजर्व्स के अंदर कौन से आएंगे, नॉन करंट के अंदर कौन से आएंगे, करंट के अंदर कौन से आएंगे, वो पूरा याद नहीं होगा तो शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हो. चलो जैसे अब हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी के रिगार्डिंग देखा, नेक्स्ट हमारा एसेट पे ही पॉइंट है, क्या जाता है, एसेट. बैलेंस शीट के अंदर का नेक्स्ट राइट हैंड साइड की पोर्शन क्या आ जाती है, एसेट. So, like liability, assets are also divided into mainly two parts, which is non-current asset and the current asset. Now, the non-current asset have been defined as stated that are not current. Current assets have been defined in Schedule 6 of the Companies Act 1956 as follow. क्या बताया जा रहा है कि भाई non-current asset मतलब वो asset जो हाल में, है ना, अभी के लिए नहीं होगी, लंबे टाइम के लिए. और दूसरी करंट एसेट, इट मींस अभी पर्टिकुलर इसी टाइम पीरियड के लिए. जैसे कि करंट एसेट के रिगार्डिंग उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है, तो देख लो. नाउ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इंटेंड फॉर द सेल और कंजम्पशन इन द कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, बराबर. दैट मींस आपका अकाउंटिंग पीरियड जो चल रहा है उसी के बीच में अगर आप कोई एसेट ले रहे हो या उसे बेच रहे हो, तो वो किस में आएगा, करंट एसेट में ही आएगी एंट्री उसकी. देन हेल्ड प्रिलिमिनरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग पर्पस के रिगार्डिंग आपने किया है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही, अगेन किस में आएगा, करंट एसेट में. एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट. करेक्ट, रिपोर्टिंग डेट के अंदर ही आपने, वो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड कितना होता है, 12 मंथ्स का ही बनता है, बराबर. आइदर वो 1 अप्रैल से 31 मार्च बने या 1 जनवरी से 12 दिसंबर तक, है ना, बनता तो उतना ही है. तो उसी बीच के अंदर अगर आपने कोई भी चीज ली, उसे बेच दी या उसकी वैल्यू रियलाइज कर दी, तो वो किसके अंदर आएगा, करंट एसेट के अंदर ही आएगा. देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अनलेस दे आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड और used to settle a liability for at least 12 months after reporting the date. लास्ट पॉइंट के अंदर आपको क्या बताया जा रहा है
सपोज अगर आपकी फर्म की लायबिलिटी अगर ज्यादा हो गई है ना, अगर आपके फर्म की लायबिलिटी ज्यादा हो गई तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या किया जाएगा? भाई सीधी सी बात है, आपकी लायबिलिटी ज्यादा हो गई है तो इसको ज्यादा टाइम तक ऐसा नहीं रख सकते, पैसा चुकाना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी केस कर देगा, फॉर्म बंद करने तक की चांस आ जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कंपनी क्या करती है कि भाई लायबिलिटी तो हो गई है, सामने में कैश जितना पड़ा है कंपनी के पास वो मे भी इतना सफिशिएंट नहीं है कि मैं पूरा सेट ऑफ कर सकूं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कंपनी क्या कर सकती है, आइदर कंपनी के पास जो एसेट्स है ना, कंपनी के पास जो भी एसेट है उसे कन्वर्ट कर देगी मॉनेटरी वैल्यू में, मॉनेटरी टर्म्स में उसमें कन्वर्ट कर देगी। दैट मींस अब कंपनी के पास एडिशनल अमाउंट आ गई, एडिशनल अमाउंट आ गई कैसे? एसेट को यहां पे उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, उससे कंपनी के पास पैसे जनरेट हुआ और कंपनी ने सामने जितनी भी लायबिलिटी थी या तो पूरी लायबिलिटी कवर हो जाए, पूरी तो होने की चांस इतने नहीं है, जब फॉर्म बंद होती है तभी होता है, लेकिन एटलीस्ट नहीं से कुछ परसेंट तो कवर होगा, बराबर। सेम कंपनी ने जब ये स्टेप उठाया पूरा कि जब हम चलो अब लायबिलिटी जो भी आई है उसे हमें सेट ऑफ करना पड़ेगा थ्रू एसेट को बेच के, तो ये कब किया होगा? उनके अकाउंटिंग पीरियड में ही किया उन्होंने, जो भी इनका अकाउंटिंग पीरियड था उसी के बीच में सारी प्रोसेस की है। सो दैट मींस इसकी एंट्री कहां जाएगी? करंट एसेट्स के अंदर ही जाएगी। क्यों जाएगी भाई? अरे एसेट चली गई ना, एसेट चली गई, पैसा जनरेट हुआ, तो इसकी एंट्री भी यहीं पर होगी, बराबर। करंट के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हो रही है वो आपकी आएगी करंट एसेट में। नाउ नॉन करंट एसेट दैट मींस कौन सी चीजें? जैसे फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के रिगार्डिंग अगर बोला जाए तो कौन सी चीजें आ सकती है? आपके लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, देन आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, बराबर, ये सारी चीजें किसमें आती है? फिक्स्ड एसेट में। क्या आप एक बिल्डिंग को हर साल बदलते रहते हो? नहीं, फिक्स है भैया। देन मशीनरी भी हर साल बदलते नहीं, जो मशीन है वही होती है, बराबर। ये सारी चीजें कहा जाती है आपकी फिक्स्ड एसेट में। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक साल से ज्यादा का लंबा इन्वेस्टमेंट होता है। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, दैट मींस ऐसी एसेट जिसके ऊपर टैक्स देना बाकी है ना, उसके ऊपर टैक्स देना भी बाकी है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड देयर एडवांसेस एंड देन अदर नॉन करंट एसेट, बराबर। सो द आइटम्स प्रेजेंटेड अंडर दीज सब हेड्स आर एज फॉलो। किस तरीके से बताया जाता है? सो फिक्स्ड एसेट, एसेट के अंदर सब पॉइंट फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के अंदर देखिए टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसी के अंदर का एक सब पॉइंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर बेसिकली 5 पॉइंट्स आते हैं। ओके, यहां पर 8 पॉइंट्स दिए आपको। सो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, ये सारे कैसे हैं जो जिसी अकाउंट पीरियड में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, बराबर। इसको मोर देन 1 ईयर चाहिए, तो इसलिए क्या है हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, देन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज। या रिगार्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जितने भी बॉन्ड्स आते हैं वो भी लिए जाए। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर और बॉन्ड्स। अब यहां पर आ रहा है कि डिबेंचर और बॉन्ड्स, सर ये क्यों आ रहा है? जरूरी नहीं है कि कंपनी हमेशा अपना ही डिबेंचर दूसरों को दे। कितनी बार ऐसा होता है कि कंपनी दूसरी कंपनी के भी शेयर्स लेकर रखती है, सेम इक्विटी वो शेयर्स लेती है, इनफैक्ट डिबेंचर भी वो लेती है, बराबर। क्योंकि सामने वाली कंपनी को तो मेन काम क्या है कि उसे किसी को भी अपने शेयर्स दे रहे। मेन यहां पर काम क्या होगा कंपनी का कि भाई कि कोई भी शेयर ले लो, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे कैपिटल जनरेट करना है, तो वो कोई भी हो। तो बहुत सी कंपनियां अपना पैसा शेयर्स के अंदर भी इन्वेस्ट करती है ताकि जिस दिन शेयर की वैल्यू बढ़े वो उसी टाइम पे उसे सेल करके अपना प्रॉफिट कमा सकती है, बराबर। सो इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, सो इट्स अ वन काइंड ऑफ वी कैन से द शेयर मार्केट। सो इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म एंड अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ओके, देन come to the next, long term loans and their advances. Here capital advance, security deposit and other loans and advances. Now the next one is
current asset. These are follow under the following 6 heads. The first one is current investment, inventories, trade receivable, cash and cash equipment. बराबर, कैश या कैश के रिगार्डिंग ऐसी चीजें जो हमने खरीदी है वो आएगी यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस एंड अदर करंट एसेट्स. अब एक चीज होगी कि सर अदर करंट एसेट में कौन सी ऐसी चीज है जो अदर करंट में आएगी. याद रखना करंट एसेट में आपको ये सारे पॉइंट्स दे दिए गए. इफ अगर इन पॉइंट्स से आपका जो भी पॉइंट आया है वो इन सब पॉइंट्स से अगर मैच नहीं हो रहा है, नहीं लग रहा है कि इसमें सेट नहीं होगा, तो वो चीज कहां जाएगी अदर करंट एसेट में. ओके चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 31.2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. नाउ हियर यू कैन लर्न अबाउट द मीनिंग, पर्पस एंड द parties interested. So we know business is mainly concerned with the financial activities. In order to ascertain the financial status of the business, every enterprise prepares certain statements known as financial statement. It applicable to each and every company, है ना. हर कंपनी के लिए ये कंपलसरी है कि वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे, और वो भी हर साल. बराबर, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से लेके जब तक वो बंद ना हो जाए तब तक उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करना होगा. यहां तक कि जब कंपनी बंद भी हो रही है स्टिल तब भी उसे उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करना होगा. फिर वो भले कोई भी दिन पे हो. ऐसा नहीं कि नहीं 31 मार्च के हिसाब से ही बंद करनी होगी, नहीं, वो कभी भी बंद हो सकती है. तो भाई जिस दिन वो बंद हो उस दिन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना होगा. बराबर. Then financial statement are mainly prepared for the decision making purpose. Correct? ये पॉइंट याद रखना हमेशा. इफ अगर आपको भी कोई पूछा जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनता है, बराबर, तो डिसीजन के रिगार्डिंग सेम जैसे हम हमारे घर पे भी कोई चीज लानी होती है तो पहले हिसाब रखते हैं कि यार देखो इतना हमारा लोन चल रहा है बैंक में, अभी यहाँ पर हमें फीस देनी होगी, राशन लाना है, सामने इस चीज का खर्चा है, लेकिन ये चीज भी चाहिए. तो ये सारी चीजें एक टेबल फॉर्म में तो आप लिखते नहीं हो, लेकिन माइंडसेट होता है कि आपका कितना पैसा देना है, कितने पे आपका इन्वेस्टमेंट है, तो उसके सामने आप एक डिसीजन ले पाते हो क्या हमें ये न्यू चीज परचेस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. क्या इधर वो चीज हमारे लिए फिलहाल बहुत नेसेसिटी है. करेक्ट. वो कैसे पता चलेगा कि भाई आपकी करंट लायबिलिटी कितनी है, यार मुझे इतना पैसा तो चुकाना है. उसके सामने आपने कौन सी चीजें लेके रखी हुई होगी. बराबर, बॉस ने बाइक ली होगी, टीवी लिया होगा, बट लोन पे लिया होगा. करेक्ट. ये आपके पास एक एसेट है लेकिन सेम आपकी एक लायबिलिटी पे कि आपको लोन अमाउंट पे करना. तो वो डिपेंड करेगा कि क्या अगर मैं कोई दूसरी चीज लेना चाहूं तो मैं ले सकता हूं कि नहीं. करेक्ट. इन शॉर्ट समझिए कि अकाउंटिंग तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से ही हमारे घरों में कितने ही टाइम से चल रहा है, बट हम सिर्फ एक पेपर फॉर्म में उसे स्पेसिफाई नहीं करते. जजमेंट तो आप लोग भी कितनी बार ले लेते हो कि यार ये अभी पढ़ना है, टाइम इतना नहीं है, तो मैं ये चीज पढूं कि ये मुझे याद है वो वाला कर लूं. दो में से एक चीज का डिसीजन लेते हो कि एक काम करता हूं रिवीजन वाला ही कर लेता हूं, या फिर तो लेजेंड भी होंगे कि दोनों छोड़ो कुछ और ही करते हैं. बराबर. चलिए. But the information as provided in the financial statement is not adequately helpful in drawing a meaningful confusion. So, thus an effective analysis and interpretation of financial statement is required. Perfect line बोली गई है कि आप उसको exactly observe नहीं कर सकते, या आप उसे पेपर फॉर्म में बता नहीं सकते कि नहीं इतना पे करना ही होगा या इतना देना ही होगा, या आप उसको कोई चार्ट पैटर्न में नहीं बता सकते. आपका डिसीजन भी जो होगा या आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो उसका डिसीजन है, आप उसको लाइक फिगर आउट करके एक्सप्रेस कर पाओ, या ड्राइंग के थ्रू बता पाओ, या चार्ट के थ्रू बताओ, ये पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, वो जस्ट एक ही है कि आप उसे किस तरीके से समझते हो, है ना, कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये डिपेंड करेगा. सो analysis means establishing a meaningful relationship between various items of two financial statements which with each other in such a way that a conclusion is drawn. Now here the term financial analysis is also known as analysis and interpretation of financial statement. टिक करके रख लेना.
Then it refers to the establishing meaningful relationship between various items of the two financial statement, that is statement of profit and loss account and the next one is balance sheet. कंपल्सरी होता है ये सारी सभी कंपनियों को बनाना. Now it determines financial strength and the weakness of the company. भाई इसके अंदर क्या पता चलेगा आपको? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में आपको दो चीज देखने मिलेगी. देखिए हमेशा कहीं पर भी जाओ ना, एक ही चीज के दो पहलू होते हैं. यहाँ पर आपको कंपनी के रिगार्डिंग उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो पता चलेगी. सीधी सी बात है, हर कंपनी की एक अच्छाई होगी एक बुराई होगी. जैसे हम ह्यूमन में होता है, एक अच्छाई है एक खराई होगी. तो ऐसा नहीं अगर कोई बोले कि यार ये बहुत खराब है, स्टिल चलो ठीक है माना कि वो बहुत खराब है, लेकिन उसमें एक ऐसी अच्छाई तो होगी. डिपेंड करता है. सो कंपनी की आपको स्ट्रेंथ भी देखने मिल जाएगी. अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो आपको हाँ एक चीज पता चल जाएगी कि ऐसे तो कौन सी चीज है या इन लोगों ने ऐसा कौन से मशीनरी ली है या किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं जिसके इनका प्रॉफिट होता जा रहा है. साथ ही साथ में कहीं ना कहीं कंपनी की एक वीकनेस भी होगी. इन शॉर्ट अगर उसी कंपनी की अगर वीकनेस बता दूं तो कंपनी पूरी मशीन पे डिपेंड है. सपोज अगर एक दिन अगर मशीन पूरी डैमेज हो जाए या कुछ हो जाए है ना, तो कंपनी पूरी लॉस में चली जाएगी क्योंकि मशीन पूरी डिपेंड किस पे है? मशीन पे. मशीन कितनी बार बिगड़ जाती है तो वो पूरा वन डे का कंपनी के अंदर हर एक मिनट भी अगर कोई चीज बंद हो जाए तो भी लाखों करोड़ों पे नुकसान हो जाता है. और अगर ऐसे इंसिडेंट हो जाए तब तो सोचिए कितना हो जाएगा. सो वो उनकी क्या हो गई? वीकनेस हो गई. बराबर. जस्ट एक एग्जांपल है ना, सब कंपनियों का एक अलग अलग होगा. Now analysis of the financial statement is an attempt of assess the efficiency and the performance of an enterprise. Thus the analysis and the interpretation of the financial statement is very essential to measure the efficiency, profitability, financial soundness and the future prospect of the unit. Correct? So financial analysis serve the following purposes. Like किस तरीके से आता है देखो, फाइनेंशियल एनालिसिस रिजर्व ये जनरल देखा अगर एग्जाम में हुआ तो आपको पूछा जा सकता है. फाइनेंशियली एनालिसिस रिजर्व. सो these are the points. Now measures the profitability. The main objective of a business is to earn a satisfactory return on the funds invested in it. घुमा फिरा के एक ही बात है कि भाई हर एक का एक मोटिव क्या होता है कि भाई मैं जितना इन्वेस्ट कर रहा हूं उसके साथ में मुझे विद इंटरेस्ट के साथ कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा का मुझे रिटर्न मिले. बराबर. ये बिजनेसमैन का बोलो, मेरी बात करो या आपकी बात करो या कोई भी हो, हर किसी को यही होता है. ऐसा नहीं कि जितना दिया उतना ही मिले, उतना ही मिल जाए तो बहुत है. ये तो बहुत वर्स्ट कंडीशन पे आप बोलते हो. ये ऐसा भी नहीं कि जितना मिले अरे कम मिल जाए. हमेशा हर कोई ज्यादा का ही डिमांड रखता है. सेम वैसे ही फाइनेंशियल एनालिसिस helps in ascertaining whether adequate profit are being earned on the capital invested in the business or not. फाइनेंशियल एनालिसिस दैट मींस हम जो प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, इससे हमें क्या पता चलेगा क्या आइदर हमारी फर्म और प्रोग्रेस कर सकती है या नहीं कर सकती. साथ ही साथ दूसरे भी जो शेयर होल्डर उन्हें भी पता चलेगा. कैसे? हर कंपनी हर साल अपना बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है. करेक्ट. बैलेंस शीट के अंदर आपकी सारी चीजें मेंशन होगी. सो नंबर ऑफ ईयर की बैलेंस शीट को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसके अंदर पता चलता है कि कितना ग्रोथ रेट जो है, आइदर आप स्केल पे देखो या नंबरिंग में देखो कि भाई प्रॉफिट का रेशियो कुछ इस तरीके से जाना चाहिए एंड उसके सामने लायबिलिटी का जो रेशियो है वो डाउनवर्ड पोर्शन में जाना चाहिए. बराबर. दैट मींस कंपनी की लायबिलिटी कम होती जा रही है, उसके सामने उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है. अगर लायबिलिटी भी साथ साथ में बढ़ रही है तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है. किसके लिए? कंपनी के लिए. क्योंकि यहाँ पर कंपनी को भी एक चीज लगेगा कि कहीं ना कहीं शायद हम यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है. एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको एनी हाउ कुछ भी करके लायबिलिटी को सेट ऑफ करना ही पड़े, तब में भी आपकी कंपनी आपको बेचनी ही क्यों ना पड़े. So it also helps in knowing the capacity to pay the interest on and dividend.
जनरल ये सारी चीजें कब दी जाती है? जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, तो कंपनी क्या करती है? अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है। डिविडेंड किसको मिलता है? जितने भी शेयर होल्डर है उन सभी को डिविडेंड मिलता है। दैट मींस इक्विटी शेयर होल्डर उन सभी को क्या मिलता है? डिविडेंड। जैसे कोई भी कंपनी में आप देखते हो कि जो वर्कर काम कर रहे हैं, कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, अरे सबको बोनस मिलेगा। नो डाउट दिवाली पे, इंडिया में दिवाली पे तो मिलता ही है, लेकिन इफ अगर बहुत अच्छा हुआ तो एडिशनल भी दे दिया जाता है। सेम शेयर होल्डर भी है, भाई कंपनी में तो पैसा लगाया है, वर्कर नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर द वन काइंड ऑफ वी कैन से एज द ओनर ऑफ द कंपनी। सो इफ अगर प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो कहीं ना कहीं ये उनका भी हिस्सा बनता है, क्योंकि आज अगर वो पैसा ही नहीं लगाते, बराबर, आज वो अपना इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में नहीं करते, तो मे बी कंपनी वो इन्वेस्टमेंट कहीं और नहीं कर पाती और वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती। सो तो कंपनी क्या करेगी कि भाई जितना प्रॉफिट हमने कमाया है उसमें से हमारे जितने शेयर होल्डर है उनको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट एज ए डिविडेंड यहाँ पर दे दिया जाए। बराबर, सभी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती, हर कंपनी का अपना अपना क्राइटेरिया है कि कौन कितना देगी नहीं देगी। टर्म प्लान भी होते, कोई 1 साल में डिविडेंड देते, कोई 2 से 3 साल के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। करेक्ट? सो indicating the trend of achievement. Now here, financial statement of the previous year can be compared and trend regarding various expenses, purchase, sales, gross profit and net profit, etc. can be ascertained. Now here, the value of asset and liability can be compared and the future prospect of the business can be engaged. So, the next one is assessing the growth potentially of the business. The trend and other analysis of business provide sufficient information indicating the growth potential of the business. Correct? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हमको बिजनेस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन आप करंट बैलेंस शीट को देख के नहीं बता सकते। आपको थोड़ी पास्ट बैलेंस शीट भी देखनी होगी और कैसे पास्ट परफॉर्मेंस देखना होगा कंपनी का, कि कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तब से लेके अभी तक कैसा जा रहा है। इसका बेसिक अलग आपको बताऊं, अगर आपको कोई भी कंपनी का देखना हो कि कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट में जा रही है या क्या चल क्या रहा है फाइनली कंपनी का, या कंपनी पहले कैसी थी अब कैसी है, तो एक काम करना, कोई भी कंपनी हो, है ना, कोई भी कंपनी हो, डिपेंड करना है, देखना वो जॉइंट स्टॉक कंपनी होनी चाहिए, तब आपको क्या होगा, वो शेयर मार्केट में आपको दिखेगी। कोई भी कंपनी देख लेना, XYZ नाम की कोई भी कंपनी देखो, नंबर ऑफ कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे सिंटेक्स है ना, सिंटेक्स की एक कंपनी है, देन रिलायंस है, देन TCS। सो ये सारी कैसी ये कंपनी है जो आपको शेयर मार्केट के उस पर देखने मिल जाएगी। इनका स्लोप अगर आप देखोगे तो स्लोप कुछ इस तरीके से चल रहा था, देन एकदम से ऐसे करके ये एकदम से हाई पे चलेगी। सो इफ अगर ऐसा पोजीशन आपको दिख रही है, दैट मींस अगर आपका स्लोप अपवर्ड में जा रहा है, दैट मींस ये क्या जनरेट है, ये क्या बताएगा, आपका प्रॉफिट इंडिकेट हो रहा है। सेम TCS का भी कुछ इस तरीके से ही था, स्लोप ऐसा आया था, देन आज टॉप पर ही चल रही है। सेम स्लोप कैसा आ रहा है यहाँ पे भी, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रॉफिट। सेम ऐसे ही बहुत सी कंपनियां हैं, यहां पर तो बोल नहीं सकता मैं, सो जिनका स्टार्टिंग तो ऐसा था, देन आज नीचे आते वो इस तरीके से आ गई, एक लाइन में चल रही है, बराबर। ये कैसा हो गया, डाउनवर्ड स्लोप। ये क्या बता रहा है कि कंपनी की लॉसेस ज्यादा हो रही है। दैट मींस लॉस कब होता है, जब आपकी लायबिलिटीयां ज्यादा हो जाए, आपकी लायबिलिटी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसके सामने आपको इतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा, तब क्या हो जाता है, आपके लॉस हो जाते हैं। सो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, TCS है, इन्फोसिस है, बराबर, टाटा महिंद्रा है, TVS है, हीरो होंडा है, सुजुकी, ये सब कंपनियों के आपको देखना ऑनलाइन शेयर के अंदर आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से स्लोप जा रहा है, सिर्फ अगर देखना हो तो। ओके, देन comparative position in relation to other firms. The purpose of financial statement analysis is to help the management to make a comparative study of the profitability of various firms engaged in similar business. Then
Such comparison also helps the management to study the position of their firm in respect of sales, expense, profitability and utilizing capital etc. बराबर। यहाँ पर अगर सेम एक जैसी ही फर्म है तो वो क्या कर सकती है, कंपेयर कर सकती है कि क्या यार मेरा प्रॉफिट बराबर हुआ है ये इसके कंपेयर में। भाई आप वो कंपेयर कब कर सकते हो, सीधी बात है, आप वो चीज कब कंपेयर करोगे जब आपकी फर्म भी सेम वही प्रोडक्ट बनाती है जो सामने वाली कंपनी प्रोडक्ट बनाती हो, बराबर। जैसे नंबर ऑफ ऐसे ब्रांड्स है ना, नंबर ऑफ ऐसे ब्रांड है जो एक ही जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। आपके जितनी बुक्स हैं उनके रिगार्डिंग देख लो, या कितने ही ऐसे गैजेट्स हैं जैसे एक सोनी, देन आज के टाइम में अगर मोबाइल के टाइम में बोला जाए, है ना, तो ये सब कंपनियां आपस में ही देखती है कि किस तरीके से हमारा मार्केटिंग में कौन सबसे ज्यादा आगे जा रहा है। सो उनका एक क्राइटेरिया होगा। मोबाइल के रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि सैमसंग मोबाइल, देन अभी एक और है एमआई, नोकिया, लावा, मेड इन इंडिया फोन है, देन नोकिया इंडिया, लावा, देन नेक्स्ट वन इज रियलमी, बराबर। सो नंबर ऑफ फोन है, ओके आईफोन भी है, बहुत सारे सर आईफोन रह गया, बस आ गया आईफोन, ठीक है। तो ये सब कंपनियां क्या होगी, देखिए इनका ग्लोब एक ही है, ये एक ही बकेट के अंदर है, सब मोबाइल बनाती कंपनियां, नो डाउट ये अलग ब्रांड भी बनाती है, जैसे एप्पल सिर्फ मोबाइल नहीं, एप्पल के टैबलेट भी है, ईयरफोन्स भी है, वो सारी चीजें। सेम सोनी के रिगार्डिंग बात किया जाए, सोनी और अदर ब्रांड्स में भी है, सेम सैमसंग भी अलग जगह पर भी है, बट मोबाइल तो है एक कॉमन, क्या है, ये सारी कंपनियां मोबाइल के अंदर है। सो ये सब कंपनियां, जैसे सोनी हर साल का देखेगा, अपना सेल्स देखेगा कि भाई मेरा कितना सेल्स हुआ है इन कंपेयर टू मोबाइल फोन। सेम वैसा ही सैमसंग, एमआई, नोकिया, लावा, रियलमी एंड आईफोन हर साल, या वी कैन से मंथली ऑडिट बोला जाता है उसे, जब कंपनी ऑब्जर्व करती है ना कि क्या अपने स्टेटमेंट चेक करती है, दैट मींस क्या हो गया, वो ऑडिट कर रही है। सो मंथली किया जाए, हाफ ईयरली बोलो या ईयरली, ठीक है, ईयरली बेसिस पे तो बैलेंस शीट बन गई, बराबर। तो ऐसे में कंपनी क्या देख सकती है कि हाँ यार सोनी या सैमसंग अच्छे जा रहे हैं यार एमआई के कंपेयर में। सेम वैसे ही नोकिया देखेगा कि यार किसके कंपेयर में कम हो रहा हूं या ज्यादा हो रहा हूं, लावा, रियलमी, आईफोन तो टॉप पे है ही, करेक्ट। तो यहां पर इन सभी कंपनी को एक दूसरे को क्या देख सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं कि कहां पर इनका ग्रोथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है ना। करंट के टाइम पे भी आपने देखा कि लावा का बताया गया था, इट्स कस्टमाइज्ड फोन बताया गया था कि जैसा आप चाहते हो वैसा ऑर्डर दोगे उस तरीके का लावा कंपनी आपको फोन बना के देगी, ऐसा उन्होंने बताया था, जेड फोन के नाम से जो चल रहा है। सो यहां पर क्या है कि कंपनियां एक दूसरी कंपनी क्या देखेगी, ऑब्जर्व किस तरीके से करेगी, वो उनकी बैलेंस शीट देखेगी, है ना, क्योंकि सभी कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट तो प्रिपेयर की है। साथ ही साथ इस बैलेंस शीट के अंदर उन्हें क्या पता चल जाएगा, उनकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी एंड उनकी वीकनेस पता चल जाएगी। इसी के ऊपर दूसरी एक कंपनी रिएक्ट करती है, बराबर। अब मुझे इतना बताओ, सबसे पहले मार्केट में कौन सी कंपनी थी, नोकिया बहुत पुराने टाइम से कंपनी थी, देन सोनी है, फिर सैमसंग है, लावा भी था, ठीक है, माइक्रोमैक्स नाम की भी एक कंपनी थी, बराबर, नो डाउट आज भी है माइक्रोमैक्स। देन देखिए ये सारे कंपनियां थी, स्टिल एमआई, रियलमी एंड देन ओप्पो। रियल में अगर देखा जाए तो ये तीन कंपनियां जो है ये एक ही पर्सन की है, किसकी, चाइना में एक पर्सन है, उसी ने ये तीन कंपनियां अलग अलग नाम से खोली है। आपको देखने में क्या लगता है, अरे अलग अलग ब्रांड है, अरे भैया ब्रांड अलग है लेकिन बनाने वाला कंपनी तो एक ही है, ठीक है। ये सब चीज एक ही पर्सन का है, उसने तीन कंपनियां खोली है, उसने किसी भी एक फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अलग अलग किया। स्टार्टिंग में देखना रियलमी आया था, देन रियलमी ओप्पो के फोन आए मर्ज, देन सबको उसने क्या कर दिया, इंडिविजुअल अलग कर दिया था, बराबर। सो
बैलेंस शीट से आप ये पता कर सकते हो कि किसका ज्यादा है या किसका कम, प्रॉफिट, स्ट्रेंथ, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। देन एसेस ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, करेक्ट, स्ट्रेंथ की ही बात कर रहे थे, चलो देख लेते हैं स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग। The purpose of the financial analysis is to assess the financial strength of the business. Now here, analysis also helps in taking decisions whether funds required for the purpose, whether the funds required for the purchase of new machines and equipment are provided from internal source of the business or not. If yes, how much? बराबर? क्या बोला गया है? The purpose of financial analysis is to assess the financial strength of the business. Main financial analysis क्या होती है कि हम business देख सके कि क्या strength है ना, उनकी strength क्या है कि उनका power किस चीज में कि जिससे वो profit generate कर पा रहे हैं। Then analysis आपको क्या help करेगा? Analysis also helps in taking decision, किस तरीके की decision, whether funds required for purchase, क्या एनालिसिस करोगे कि यार मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है, भाई जब हम दो कंपनियां सेम है तो मेन डिफरेंस कहां आ रहा है। बराबर बता रहा हूं जैसे मोबाइल फोन के रिगार्डिंग, वैसे ही दो कंपनियां हैं यार, एक कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है उसके सामने मेरा इतना ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, मे बी वहां पर चेंजेस क्या आ जाते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। अभी आपने कुछ ही टाइम में देखा होगा, हार्डली 1 से 2 साल के अंदर कितने सारे फोन्स आ रहे हैं। बराबर, मैं आपको लेटेस्ट एक ही एग्जांपल दूंगा, आप लोग समझ जाओगे। पहले मुझे बताना, ये आपका फोन था, इतना बड़ा तो नहीं होगा, एक कैमरा था, कितना था, एक कैमरा आता था। बराबर, और कुछ साल गुजरे फिर तो मतलब स्टार्टिंग जो फोन जब आया था ऐसा कैमरा हमें कुछ नहीं होता, भाई क्या होता है कैमरा किसी को मालूम नहीं। फिर एक कैमरा आया, लोग बहुत खुश हो गए, अरे कैमरा आया भैया, क्या मेगापिक्सल, किसी को कुछ पता ही नहीं। देन उसके बाद कैमरा आया फिर से, तब पता चला अच्छा एक मेगापिक्सल है, एक अरे भैया 1 मेगापिक्सल, कितनी क्लैरिटी आ गई, कितनी सारी। देन कुछ टाइम के बाद वापस से सेम वैसा ही आया, लेकिन बीच में आ गया कैमरा, वापस सेम वैसा वैसा। कुछ टाइम के बाद एक और फोन आया कि जिसके अंदर कैमरा तो था ही, साथ साथ में फ्लैश भी आ गया। क्या आ गया? फ्लैश। अरे भैया क्या बात है, मतलब रात को ही फोटो खींचो तो बहुत अच्छी आएगी, रात को ही फोटो खींचो तो सब अच्छी आएगी। जैसे जैसे ये चीज आती गई, बाकी की जितनी कंपनियां थी वो भी सेम ऐसे प्रोडक्ट बनाती चली गई। बराबर। देन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वापस से ऐसा हुआ, ये यहाँ पर टॉर्च सेंटर में आ गई, बहुत से कंपनियों ने ऐसे प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिए। देन वापस से यहाँ पर आया, टॉर्च आई, यार सेंसर का चालू कर दिया कि लाओ हमारे उंगलियों की सेंसर चालू हो जाए। देखा होगा आपने कितने ही सारे आज के तारीख में, आप जो फोन अभी हाथ में भी लेके बैठे हो उसके अंदर भी सेंसर का तो हो गई, कि ये लेटेस्ट जैसा एक कंपनी ने चालू किया वो बाकी कंपनियां भी चालू कर देती है। अब भाई यहां तक तो मन नहीं भरा, इसके बाद भी कंपनी ने क्या किया, एक और फोन लिया, सेंसर तो रखा है, 1 2 और 1, भाई 2 कैमरे दे दिए, 1 लेंस। दूसरी कंपनी कॉपी कैसे करेगी ये चीज को? कंपनी ने क्या किया, भाई कैमरे हम भी 3 दे देते हैं लेकिन हम ऐसी पोजीशन में दे देंगे, और यहाँ पे फ्लैश, यहाँ सेंसर। फर्क क्या पड़ गया, इसने ऐसा कर दिया था, हमने इस पोजीशन में दे दिया। थोड़ा सा टाइम और गया, 3 कैमरे में मन भरा नहीं तो शायद अब 4 वाले पे आ गए। अब कुछ इस तरीके से फोन आ रहे हैं, बराबर। देन थोड़ा सेंटर में भी आ गए कैमरे, कुछ इस तरीके से भी फोन है, स्विच का नहीं है, ये आपको फोन दिख जाएगा इस तरीके का, करेक्ट। सो देखो कि किस तरीके से मार्केट चेंज होता जा रहा है। यहां पर क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर कुछ न्यू चीज लेके आती है ना, न्यू चीज अगर मार्केट में लेके आती है और अगर लोगों का अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ता है तो दूसरी कंपनियां भी क्या करती है, उसी चीज को फॉलो करना चालू कर देती है। स्टार्टिंग में जब इस तरीके के फोन आए थे सभी जगह पर सेम वैसे ही फोन चल रहे थे। देन जैसे ही कोई न्यू कंपनी ने कैमरे का लॉन्च किया तो बाकी सब कंपनी ने भी लॉन्च करना चालू किया, साथ ही साथ सेम टाइम बढ़ते जा रहे हैं। अभी देखो बेसिकली ज्यादा आप लोगों ने कुछ ये वाले फोन थोड़े ज्यादा आपने देखे होंगे मार्केट में, फिलहाल कुछ इस तरह का, ये अभी बहुत रनिंग है। हार्डली ऐसे कोई होंगे कि जिनके पास एक सिंगल कैमरे वाला होगा,
बराबर। आजकल बैक साइड पे इतने ही कैमरे देखने मिल जाते हैं। आने वाला टाइम तो वैसा है, लिख लो कि अनिकेत सर ने इस तरह से बोला था कि बैक ऐसा होगा और कैमरे ही कैमरे होंगे। आप तो देखो ना, अभी के टाइम पे इतने सारे आ गए, तो आने वाले टाइम में समझता कि पूरा बैक ही आपका कैमरे वाला ही हो जाएगा, बराबर। ठीक है, कितने सारे कैमरे हो जाएंगे। सो यहाँ पर आपको क्या देखने मिला कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को कैसे कंपेयर करती है। इफ अगर उसे पता चल रहा है कि हाँ इनका अगर प्रॉफिट हो रहा है ना, सो इनकी स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या मिल गई इनको, इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी लाई। भाई न्यू टेक्नोलॉजी में क्या लाया कि भाई इन्होंने जो उसका पैटर्न था, जो उनका पैटर्न था, वे ऑफ प्रेजेंटेशन था, उन्होंने इस तरीके का चेंज कर दिया। तो दूसरी कंपनी का सोचेगी क्यों ना हम भी ऐसे करके मार्केट में लॉन्च कर दें। परफेक्ट। सो इस तरीके से सारी चीजें चलती गई। साथ ही साथ में अगर एक और एग्जांपल देखा जाए तो जियो, भाई ये एक ऐसा ब्रांड है कि जिसने आते ही जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज थी उन सबको एकदम नुकसान में ला दिया। जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, बराबर। ये सारे ब्रांड्स तो थे ही हमारे पास, टेलीकम्युनिकेशन में ये है ही, लेकिन इनका जो रेट था, बराबर, ये कंपनियों का जो मार्केट रेट था किसके रिगार्डिंग, हमको जो कॉल्स और उन सब का दिया जाता था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास भी इनमें से एक सिम थी, है ना, आई थिंक 149 का या 199 का मैं पैक कराता था, जिसके अंदर मुझे 2 GB डेटा पैक मिलता था, जिसमें कॉलिंग स्टिल कुछ चार्जेस होते थे, आई थिंक 0.25 पैसा लगता था, लेकिन ये थोड़ा सस्ता हो गया था, 1 रुपए पर मिनट लगता था, उसमें 25 पैसा लगेगा एंड आपको 2 GB नेट मिलता था। उसमें बहुत कुछ, और ये 2 GB नेट मिल गया, वो भी खत्म नहीं होता। सडनली ऑब्जर्व क्या किया गया जियो ने कि मार्केट में ऑलरेडी लोग इतना पे कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनको हद बिना का चीप रेट दूं। कब कि भाई मुझे पब्लिक चाहिए, पब्लिक का अट्रैक्शन चाहिए। तो सीधी सी बात है, ऐसा तो नहीं कर सकता कि ले लो जियो की सिम ले लो, जियो की सिम ले लो, बिल्कुल भी नहीं, ये चीज तो हो ही नहीं पाएगी। यहां पर मार्केट स्ट्रेटेजी क्या रखी गई कि भाई इन लोगों के सामने मैं अपना प्रोडक्ट ऐसे तो किस तरीके से लॉन्च करूं कि लोग अपने आप खींचे चले आए। और इनफैक्ट जो न्यू कमर्स है, जो अभी लेटेस्ट फोन परचेस करने वाले, साथ ही साथ इन लोगों के भी जो कस्टमर है वो मेरे पास आ जाए। एक ऑप्शन था, बराबर, क्या भाई मैं नेटवर्क फैसिलिटी बहुत अच्छी कर दूंगा, बराबर, साथ ही साथ नेट की जो स्पीड होगी वो भी अच्छी होगी, साथ ही साथ जो डेटा पैक होगा वो बहुत चीप प्राइस में होगा। देन नंबर ऑफ डेज की क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, है ना, नंबर ऑफ डेज ज्यादा कर दूंगा, मोर, एंड कॉलिंग फ्री कर दी। तो देखो भाई एक ही कंपनी ने कितनी सारी चीजें कर दी, बराबर, एक ही कंपनी ने कितनी सारी चीजें कर दी। तो सीधी सी बात है, सारे जितने भी कस्टमर थे वो कहां चले गए, जियो, बराबर, सभी कहां चले गए, जियो। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 10 लोगों में से 7 लोगों के पास जियो मिलता ही, आपको जियो की सिम मिलेगी, या हार्डली 5 लोगों के पास तो मिल ही जाएगा, 5 से 4 लोगों के पास, ये रेशियो है इनका। करेक्ट, रीजन नेटवर्क फैसिलिटी सब कुछ दिया हुआ है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जियो फर्स्ट नंबर पे है ना, आज की तारीख में देखा जाए जियो एज अ फर्स्ट नंबर पे होता, बट आइडिया एंड वोडाफोन अब दोनों एक कंबाइन करके उनका चल रहा है, ये उनका सिंबल है VI करके, दोनों ने कोलैबोरेट किया है। सो नंबर फर्स्ट पोजीशन पे भी ये है, क्यों, क्योंकि आइडिया के और वोडाफोन के जितने कस्टमर है वो अब दोनों कंपनी एक हो गई, तो टोटल इनका ज्यादा हो गया। सो फर्स्ट नंबर पे आइडिया वोडाफोन है, सेकंड नंबर पे आ गया है जियो, ओके, देन एयरटेल, देन बीएसएनएल एंड ऑल, करेक्ट। हाँ, इफ अगर देखना, किसी को अगर देखना हो कि इन कंपनी का ग्रोथ कैसे हो रहा है ना, अगर यहाँ पर किसी को देखना हो कि ये कंपनी का ग्रोथ कैसा हुआ है, तो एक काम करना, आइडिया वोडाफोन के नाम से जाना या एयरटेल के नाम से इनके शेयर देखना,
है ना, ये शेयर्स देखना, और उसमें तक आपको एक चार्ट पैटर्न दिखाया होगा, एक ऐसा गूगल पे ही आपको एक चार्ट पैटर्न होगा जो कुछ इस तरीके से वेव्स में होगा, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं। जियो का भी फिलहाल मार्केट में इस तरीके से नहीं आया है क्योंकि उन लोग ने एज अ कोई जरूरत ही नहीं है शेयर की, लेकिन कुछ टाइम में जियो भी मार्केट में आ जाएगा। चलो, then assess solvency of the firm. The different tools of analysis tell us whether the firm has sufficient fund to meet its short-term and long-term liability or not. Now here, parties interested. Analysis of financial statement has become a very significant due to widespread interest of various parties in the firm in the financial result of business. The various parties interested in the analysis of financial statement. जैसे कि कौन से लोग हैं जो इस चीज को एनालिसिस करना चाहते हैं, लाइक इन्वेस्टर्स बहुत जरूरी है, बराबर, ये तो ये लोग साथ साथ में हम भी, आप लोग भी कोई बैंक में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई सी टर्म प्लान है या कोई पॉलिसी है तो उसके अंदर इन्वेस्ट आप करते हो भाई, पहले तो उस फर्म के बारे में आप नोटिस करोगे। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं तो एक साइड पे LIC वन ऑफ द रेप्यूटेड कंपनी है, ठीक है, हर कोई जानता है LIC के बारे में, उनके टर्म्स एंड प्लान्स के बारे में, कंपनी के नेटवर्थ के बारे में। साथ में अगर इसी के सामने एक XYZ नाम की कंपनी आ जाती है तो लोग पहले कहां इन्वेस्ट करेंगे? सीधी सी बात है भाई, इसके बारे में सुना मैंने बहुत ज्यादा है, ये तो अभी आई है, क्या भरोसा इसके टर्म्स एंड प्लान कैसे, ये कंपनी लंबे टाइम रहेगी भी या नहीं रहेगी, बराबर। तो इन्वेस्टर सबसे पहले क्या करता है? स्टडी करता है, करेक्ट, क्या करेगा? स्टडी करेगा कि भाई कौन सी चीजें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। सेम जो भी शेयर होल्डर होंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो जितने भी शेयर होल्डर होंगे जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? कंपनी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे। वो उनको कहां से मिलेगी भाई? कंपनी की बैलेंस शीट में से। कि कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, उससे उन्हें आइडिया हो जाएगा कि कंपनी पास्ट ईयर्स में कैसी थी, अब कैसी है। सो इन दो के बीच में उनका इंप्रूवमेंट हुआ है या डिप्रूवमेंट, ठीक है। सो उसके रिगार्डिंग आपको पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट कौन आ जाता है? मैनेजमेंट टीम। Now the management is interested in the financial position and performance of the enterprise as a whole and of its various divisions. It helps them in preparing budget and assessing the performance of various departmental head. Management का यहाँ पर क्या है? कोई भी कंपनी में मैनेजमेंट टीम होती है, उनका काम क्या होगा? पूरी कंपनी को मैनेज करना। That means जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स है उन सभी के अंदर देखा जाए कि प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं, और उनके पास से डेली रिपोर्ट मंगाई जाती है कि हमने आज इतना वर्क किया, दैट मींस हमारे कितने प्रोडक्ट बने, उसके सामने कितना सेल हो रहा है। देन तो कंपनी के पास टोटल कितनी अमाउंट आ रही है एज कंपेयर टू हमने कितना कॉस्ट एक्सपेंस किया, है ना, हमारा कितना एक्सपेंडिचर हो गया, तब जाके हमारा प्रोडक्ट बिका है। एंड देन फाइनल अमाउंट हमें ये मिल रही है, ओके, व्हाटएवर जो अमाउंट मिल रही है उसके सामने हमें नंबर ऑफ इतने सारे लोग हैं जिन्हें हमें पे करना है, लायबिलिटी भी है। एंड क्या अब इसके सामने हमें कोई न्यू एक्शन या न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी न्यू डिसीजन होंगे वो किसके बेसिस पे होंगे? मैनेजमेंट टीम की रिपोर्ट के बेस पे होंगे, बराबर। कोई भी डिसीजन कब लिया जाता है? जब मिल बांट के पूरा बताया जाए तब। सेम आप लोग ने कोई भी गेम खेला होगा सोसाइटी में या कोई स्कूल्स में या टूर्नामेंट्स में गेम खेलोगे तो उसके अंदर डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले लिया जाता है, कभी कभार होता है कि डायरेक्ट भी ले लिया जाए, बट ज्यादा क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि देखिए इस तरीके से खेल रहा है, एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, तब जाके हम एक फाइनल इंप्लीमेंट लेते हैं, एक एक्शन दिखाया जाता है। वैसा ही कंपनी के अंदर भी होता है। देन ट्रेड यूनियन, they are interested in their financial statement for negotiating the wages or salaries or bonus agreement with the management. आपने सुना होगा हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लाइक, ठीक है, कंपनीज में आपको ज्यादा देखने मिलेगा ये। भाई ये ट्रेड यूनियन क्या होता है? यूनियन दैट मींस वन काइंड ऑफ बोलते हैं संगठन, है ना, लोग का ग्रुप होता है। सो ट्रेड के रिगार्डिंग यहाँ पर बात क्या की गई? लेन देन, इसलिए ट्रेड है। सो यहाँ पे लेन और देन क्या मिल रहा है? यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो अपना एफर्ट, अपनी स्किल दे रहा है, उसके सामने उसे रिटर्न में
मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है। सो ज्यादातर ट्रेड यूनियन आपको कहां पर देखेंगे, बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनियां जो है वहां पर आपको इन सब एक यूनियन, एक हेड भी होता है। सो उसके अंदर होंगे जो कंपनी के अंदर ही अगर सैलरी के रिगार्डिंग किसी भी एम्प्लॉय को अगर कुछ बात है, यार मुझे सैलरी बढ़ानी है या हमें बोनस चाहिए, तो ऐसा नहीं कि एक एक एमएनसी कंपनी में हजारों वर्कर होते, तो क्या हजारों वर्कर डायरेक्ट ओनर के पास जाएंगे कि हमें सैलरी बढ़ानी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो अपने किसी एक पर्सन को अपॉइंट करते उसमें से, ठीक है, उन हजारों में से कोई एक जन होगा जिसे वो अपॉइंट करते, तो भाई वो सबकी बातें किसकी, वो एक पर्सन की होगी, और वो एक पर्सन जाएगा मैनेजर के पास कि भाई मुझे ये बात करनी है। तो क्यों? क्योंकि भाई वो अकेला है जो इन सब की बात कर रहा है, वो इन सबको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर। सो एजेंडा क्या होता है उनका कि भाई वेजेस के रिगार्डिंग, या हमारी वेजेस बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, या बोनस के अंदर इंक्रीमेंट करो, ठीक है, या सारी वर्कर्स के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें होगी वो इसके अंदर आ जाएगी, या उन्हें कैंटीन फैसिलिटी चाहिए या बहुत सारी एडिशनल चीजें भी चाहिए, वो सब कुछ आ जाएगा इसी के अंदर, है ना। चलो नेक्स्ट comes to the lender. So lender are the one of the person who provides such kind of thing, but किसी चीज के इंटरेस्ट के साथ दिया जाता है, जैसे कि lender to the business like debenture holder, suppliers of loan and lease interested to know short term as well as long term provision solvency position of the entity. lender का मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया है जिसके सामने वो विद कुछ इंटरेस्ट लेगा, है ना। आपने अपने कोई चीज गिरवी रख दी, सीधी अगर सरल भाषा में बोला जाए तो, है ना, और उसके बेसिस पे आपने अमाउंट ले लिए। देन सप्लायर एंड ट्रेड क्रेडिटर, द सप्लायर एंड अदर क्रेडिटर आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट द डेब्ट्स एज वेल एज व्हेन दे फॉल ड्यू, बराबर। देन टैक्स और authorities, now here tax authorities are interested in financial statement for the determining the tax liability, बराबर। यहाँ पर जितने भी बोलो इनकम टैक्स वाले जो है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनका मेन मोटिव क्या होता है कि भाई कौन सी कंपनी ने कितना ये सारा टैक्स भरा है। टैक्स किस बेस पे होगा कि कंपनी कितना अर्न कर रही है, उस बेसिस पे कंपनी को यहाँ पे टैक्स देना होगा। तो हर एक कंपनी या जितने भी हमारे टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज है, तो क्या वो हर एक कंपनी को ऑब्जर्व करते रहेंगे, या कंपनी वाला आके बताएगा भाई हमने इतने साल का हमारी इनकम हुई है, ये उसका टैक्स प्रूफ कैसे मिलेगा? तो कंपनियां जितने भी हमारे टैक्स अथॉरिटी डिपार्टमेंट है, वो सभी कंपनियों के बैलेंस शीट देखती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है। तो इसके सामने कंपनी को कितना टैक्स देना चाहिए और उसके सामने कंपनी ने कितना टैक्स दिया है, बराबर। तो ये सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट वन इज रिसर्च। देखिए भाई हर जगह पे बिजनेस के अंदर, या आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बंद करो या इन्वेस्ट करो, हमेशा क्या होता है, एक रिसर्च तो उसके बेसिस पे होती ही है। किस बेस पे होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बेसिकली ज्यादातर रिसर्च की जाती है, करेक्ट। देन कम्स टू द नेक्स्ट, एम्प्लॉइज। They are interested to know the growth of profit, as a result of which they can demand better remuneration and congruent working environment. Next, government and their agencies. Government and their agencies need financial information to regulate the activities of the enterprise and determine taxation policy. Now here they suggest measures to formulate policies and their regulations, है ना। देखिए आपको इनके अंदर ऐसा नहीं है कि यही सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाए, बट ये कैसा है, पूछने पे अगर पूछा भी जा सकता है, बट बेसिकली इतना आपको डीप में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सो जनरल पर्पस के लिए बहुत ही सही चीज है। नेक्स्ट आ जाओ स्टॉक एक्सचेंज पे। सो the stock exchange members take interest in financial statement for the purpose of analyze, because they provide useful financial information about the company, बराबर। आपको स्टॉक एक्सचेंज दैट मींस शेयर मार्केट में सभी कंपनियों के प्रॉपर आपको पता चल जाएगा कि कितना भाई उनका ग्रोथ हुआ है,
डाउनवर्ड में जा रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो सारी चीज आपको यहाँ पर पता इजीली चल जाएगी। करेक्ट? Now, thus we find that the different parties have interest in financial statement for different reasons. Correct? यहाँ पे हर किसी की क्या होंगे? Different reasons होते हैं इसी के रिगार्डिंग, बराबर?